बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पर होती है और एक बीइंग अ नर्स के लिए कितना नर्सिंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ असेसमेंट, planning, implementation and evaluation, which is the old one concept, जिसके अंदर अभी रिसेंटली डायग्नोजिंग ऐड कर दिया गया है। तो नर्सिंग प्रोसेस असल में असेसमेंट पे मुश्तमिल होते हैं, फिर डायग्नोज हम बनाते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और आखिर में फिर जो हमने पेशेंट को नर्सिंग केयर दी हुई थी या जो हमने नर्सिंग प्लान बनाया होता है उसको हम एवालुएट करते हैं। तो कि व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। The nursing process is a modified scientific method nursing practice, यानी नर्सिंग प्रोसेस साइंटिफिक मेथड्स का एक मॉडिफाइड प्रोसेस है या प्रैक्टिस है। यानी नर्सिंग प्रोसेस ओल्ड दौर के अंदर जो पुराना नर्सिंग प्रोसेस था, जो ओल्ड नर्सिंग प्रोसेस था, उसके अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड्स यानी इसके अंदर अच्छी तब्दीली लेकर आए हैं। वाज फर्स्ट डिस्क्राइब, सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, जिसके हम कहते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एडा जीन ऑरलैंडो ने 1958 के अंदर, और उसने 4 स्टेजेस बताए थे। अब नर्सिंग प्रोसेस है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज़ यूज इन द मेडिकल प्रोफेशन टू असिस क्लाइंट नीड। इस नर्सिंग प्रोसेस को जो मॉडिफाइड वर्जन है साइंटिफिक मेथड्स का, जिसको एडजीन ऑरलैंडो ने 1958 के अंदर सबसे पहले डिस्क्राइब किया था और उसने 4 स्टेजेस बताए थे नर्सिंग प्रोसेस की। इसको हम यूज़ करते हैं मेडिकल प्रोफेशन के अंदर क्लाइंट के नीड यानी पेशेंट के नीड्स से रिलेटेड एंड क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शन। पेशेंट की जो नीड होती है उसके मुताबिक हम एक्शन लेते हैं टू एड्रेस एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम, ताकि पेशेंट के प्रॉब्लम हमें पता लग जाए और उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन हम निकाल लें। नर्सिंग प्रोसेस प्ले अ पार्ट टू कैटेगराइज द क्लाइंट इशू एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अलावा जब हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं तो हम मरीज़ या क्लाइंट के इश्यूज़ को और जो हमारे नर्सिंग केयर होता है जिसको हम कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं। द मॉडर्न डे नर्सिंग प्रोसेस है 5 स्टेप। जो मॉडर्न नर्सिंग प्रोसेस है उसके 5 स्टेप है। नंबर फर्स्ट वन असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोजिंग, planning, implementation and evaluation. These steps are detailed phases with their own set of action design modernize patient care. हर एक सेट के अंदर यानी जो असेसमेंट है, डायग्नोजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन है, इसके अंदर डिटेल फेजेस है और हर एक फेज को मॉडर्नाइज किया गया है पेशेंट केयर से रिलेटेड। द फेजेस आर आल्सो यूज एज फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ नर्सिंग केयर प्लान अराउंड द डिटेल ऑफ ईच पेशेंट स्पेसिफिक नीड। इसके अलावा हर एक पेशेंट की जो स्पेसिफिक नीड होती है उससे रिलेटेड हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और नर्सिंग केयर प्लान उसी हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें नर्सिंग प्रोसेस की तो वो 5 है। असेसमेंट है, डायग्नोजिंग है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवॉल्वेशन है। ये क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जो कि 5। अगर हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम असेसिंग के अंदर यानी असेसमेंट के अंदर क्या करते हैं, गेदर डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम फार्मूलेट नर्सिंग डायग्नोज, यानी हम उस प्रॉब्लम को जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम पेशेंट के हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन से पेशेंट को ज़्यादा नीड है। उसके बाद हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, राइट केयर प्लान टू मीट अ गोल। हम केयर प्लान बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने कौन सा नर्सिंग केयर देना है। उसके बाद हम उस प्लानिंग को जो हमने प्लान बनाए होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है टू कैरी आउट प्लानिंग इनटू एक्शन इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। कैरी आउट प्लान, उसके बाद हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और आखिर में हम क्या करते हैं, अपने नर्सिंग केयर प्लान को जो हमने नर्सिंग केयर दी होती है, पेशेंट की असेसमेंट की होती है, उसके बाद हमने नर्सिंग डायग्नोज बनाया होता है, प्लानिंग किया होता है और उस प्लानिंग को हमने इम्प्लीमेंट किया होता है, उसको हम आखिर में इवॉल्वेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि आए पेशेंट को कितना
एडवांटेजेस दे सका या कितना बेनिफिशियल रहा पेशेंट के लिए, और इस नर्सिंग केयर प्लान या इतने नर्सिंग केयर या इतनी मेहनत के बाद जो हमने पेशेंट का प्रॉब्लम है उसको टिकल किया सही तरीके से या नहीं, तो वो हम करते हैं इवॉल्वेटिंग फेज के अंदर। स्टेप की अगर हम बात करें, द रिसीव नर्सिंग प्रोसेस इज गोल ओरिएंटेड मेथड ऑफ केयरिंग दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ नर्सिंग केयर। इट इन्वॉल्व 6 मेजर स्टेप। अगर हम नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप की बात करें तो वो एक गोल ओरिएंटेड मेथड है नर्सिंग केयर की, जो कि 6 स्टेप पे मुश्तमिल है। सबसे पहले हम असेस करते हैं व्हाट डेटा इज कलेक्टेड, यानी असेसमेंट के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड नंबर जो स्टेप है उसके बाद हम डायग्नोज बनाते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि मरीज़ का मसला क्या है। थर्ड पे आउटकम आइडेंटिफिकेशन, और फोर्थ पे हम प्लान बनाते हैं हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम, के इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है। इम्प्लीमेंट जो नंबर 5 स्टेप है, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, जो हमने प्लान बनाया है उसको हम एक्शन में लेकर आते हैं। इवॉल्वेट डिड द प्लान वर्क, और इवॉल्वेट जो 6 लास्ट स्टेप है उसके अंदर हम ये इवॉल्वेट करते हैं कि हमने जो प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट किया, पेशेंट से डेटा कलेक्ट किया, डायग्नोज बनाया, तो उस नर्सिंग प्रोसेस का या उस नर्सिंग केयर का कुछ फ़ायदा हुआ मरीज़ को या नहीं, वो लास्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं। अगर हम बात करेंगे सारे जो स्टेप हैं उसकी डिटेल से, कि असेसमेंट पेज के अंदर हम क्या करते हैं। इन दिस पेज नर्स कलेक्ट सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा यूजिंग ए नर्सिंग फ्रेमवर्क सच एज मेजोरी गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। इसके अलावा फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो मेजोरी गार्डन ने हमें बताए थे, हम उस फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को असेस करते हैं। असेसमेंट के अंदर हम 2 टाइप्स के डेटा लेते हैं क्लाइंट से। सब्जेक्टिव डेटा जो हमें मरीज़ वर्बलाइज कर रहा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके असेसमेंट फेज के अंदर हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, मरीज़ से इंटरव्यू लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं। इसके अलावा हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। ऑब्टेनिंग हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग डाइटरी डेटा। इसके अलावा हम मरीज़ से हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं कि पहले उसको कौन सी बीमारी थी, पहले कोई उसकी सर्जरी हुई या नहीं हुई, या पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या नहीं। फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली के अंदर किसी को कोई बीमारी है, जैसे कार्डिक बीमारी हो, या किसी को डायबिटीज़ शुगर वगैरह के बीमारी हो, या कि फैमिली में किसी को कैंसर हो। डायग्नोस्टिक डेटा हम देखते हैं कि मरीज़ ने अगर प्रीवियस टेस्ट किया है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उसको हम देखते हैं, और आखिर में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मरीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। इस तरीके से क्लाइंट इंटरव्यू से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, हेल्थ हिस्ट्री से, फैमिली हिस्ट्री से, डायग्नोस्टिक डेटा से, ऑब्जर्वेशन से हमारे पास पेशेंट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा आ जाता है। उसके बाद हम सेकंड पेज पे जाते हैं, डायग्नोजिंग पेज पे। नर्सिंग डायग्नोसिस रिप्रेजेंट द नर्स क्लिनिकल जजमेंट अबाउट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस अकरिंग विद द इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप और कम्युनिटी। यानी नर्सिंग डायग्नोज क्या है, ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है नर्स की क्लिनिकल जजमेंट, कि वो मरीज़ को जज करे कि उसके एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। कि एक्चुअल प्रॉब्लम का मतलब होता है जो मरीज़ के साथ उस टाइम मसला चल रहा होता है, और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो उसको किसी चीज़ से रेस्क हो, कि ये वाला मसला, ये पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम इस वाले क्लाइंट को हो सकता है। वो इंडिविजुअल हो, वो फैमिली, वो ग्रुप हो, और कम्युनिटी हो। तो वो क्लिनिकल जजमेंट जो नर्स की होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो नर्सिंग डायग्नोजिंग रिप्रेजेंट कर रही होती है। The accuracy of the nursing diagnosis is validated when nurse is able to clearly identify and link to the defining characteristic related factor and a risk factor found within the patient assessment. नर्सिंग डायग्नोज के अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो उसको नर्स वैलिडेट कैसे कर रहा होता है, कि नर्स इस काबिल हो कि वो क्लियरली आइडेंटिफाई करे कि इस वाले प्रॉब्लम का या इस वाले कैरेक्टरिस्टिक का इस वाले रिस्पेक्टर के साथ कोई ना कोई लिंक है। मीन्स के मरीज़ को ये वाले प्रॉब्लम है तो उसको ये वाले पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्लानिंग बेस पे। जब हमने डायग्नोज सेलेक्ट कर दिया कि ये हमारा डायग्नोज रहा, उसके लिए फिर हम प्लानिंग करते हैं। विन देयर आर मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोसिस टू बी एड्रेस। जब हमारे पास मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाते हैं और उसको हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने होते हैं, उस नर्सिंग डायग्नोज को हमने केयर देना होता है। द नर्स प्रायोरिटाइज विच डायग्नोज विल रिसीव द मोस्ट अटेंशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी एंड पोटेंशियल फॉर द काजिंग मोर सीरियस हार्म। जब हमारे पास बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है तो उसके बाद नर्स क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोज को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। यानी नर्स को पता होता है कि कौन से नर्सिंग डायग्नोज को हमने फर्स्ट अटेंशन देनी है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि जिस प्रॉब्लम की सीवियरिटी और रिस्क या हार्मनेस ज़्यादा हो।
यानी जिस प्रॉब्लम के साथ मरीज़ को ज़्यादा सीवियरिटी हो या जिस प्रॉब्लम की या जिस नर्सिंग डायग्नोस की सीरियस हार्म काज कर सकते हो, उस वाले प्रॉब्लम को हम प्रायोरिटाइज करते। फॉर ईच प्रॉब्लम अ मेजरेबल गोल आउटकम इज सेटेड। हर एक प्रॉब्लम के लिए हम एक मेजरेबल गोल सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मरीज़ को फीवर है तो और उसका टेम्परेचर 103 है, तो हम उसके लिए एक गोल आउटकम सेट कर देते हैं कि हमारे नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग प्रोसेस के बाद इस पेशेंट का टेम्परेचर इतना ड्रॉप होना चाहिए या इतना ड्रॉप होगा। इम्प्लीमेंटिंग बेस के अंदर हम आते हैं। प्लानिंग के अंदर तो हम सिर्फ एडवांस में डिसाइड करते हैं, हम करते कुछ भी नहीं है। जब हमने प्लान डिसाइड किया और नर्सिंग डायग्नोस को प्रायोरिटाइज़ किया कि नर्सिंग डायग्नोस को हमने सॉल्व करना है, इसके लिए हमने नर्सिंग एक्शन लेनी है, तो उसके बाद हम आते हैं इम्प्लीमेंटिंग बेस के अंदर। इम्प्लीमेंटिंग बेस के अंदर हम क्या करते हैं, द नर्स इम्प्लीमेंट द नर्सिंग केयर प्लान परफॉर्मिंग द डिटरमाइन इंटरवेंशन दैट वर सेलेक्टेड टू हेल्प मीट द गोल। जो हमने प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया है कि हम इस मरीज़ को ये वाला केयर देंगे, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको नर्सिंग केयर देते हैं। उस वाले फेज़ को हम क्या देते हैं, दिस इज़ इम्प्लीमेंटिंग फेज। उसके बाद हम आते हैं इवॉल्वेटिंग फेज पे। द नर्स इवॉल्वेट द प्रोग्रेस टूवर्ड द गोल आउटकम identified in the previous phase. If progress toward the goal is slow, the nurse must change the plan of care accordingly. इवॉल्वेटिंग फेज के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो गोल्स है या आउटकम है वो हासिल हो रहे या नहीं हो रहे, या मरीज़ भी कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे या नहीं जा रहे, मरीज़ के प्रॉब्लम के अंदर कुछ बेहतरी आ रही या नहीं आ रही। अगर बेहतरी आ रही है तो हम उसी नर्सिंग प्लान को कंटिन्यू रखते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारे जो नर्सिंग प्लान है उससे हमारे गोल या आउटकम अचीव नहीं हो रही, तो हम उस हिसाब से अपने नर्सिंग प्लान केयर प्लान के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के? द नर्सिंग प्रोसेस इज अ साइक्लिक एंड अनगोइंग प्रोसेस दैट कैन इन एट एनी स्टेज इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। द नर्सिंग प्रोसेस एग्जिस्ट फॉर एवरी प्रॉब्लम। हर एक नर्सिंग प्रॉब्लम के लिए ये नर्सिंग प्लान की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये साइक्लिक है, यानी सबसे पहले हम असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और इवॉल्वेटिंग करते हैं। इसके अलावा ये अनगोइंग प्रोसेस है, मीन्स कि हम किसी भी स्टेज के अंदर अगर डायग्नोसिस या इम्प्लीमेंटिंग फेज़ के अंदर हमने मरीज़ को नर्सिंग केयर दे दिया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान ख़त्म हो गया। इसके अलावा ये साइक्लिक है, अनगोइंग प्रोसेस है, और दूसरी बात कि हर एक प्रॉब्लम के लिए नर्सिंग केयर प्लान एग्जिस्ट है, मौजूद है। इसके अलावा गोल डायरेक्टेड एंड क्लाइंट सेंटर। इसके अलावा ये नर्सिंग केयर प्लान की या नर्सिंग प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि गोल डायरेक्टेड होते हैं, मीन्स हम जो भी नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसके अंदर हमारे कुछ गोल्स होते हैं, या क्लाइंट सेंटर होते हैं, उस मरीज़ से रिलेटेड होता है। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव म्यूचुअल, यानी सिर्फ नर्सिंग केयर प्लान को या नर्सिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें फैमिली की भी सपोर्ट चाहिए, मरीज़ की भी सपोर्ट चाहिए और अदर हेल्थ केयर वर्कर की भी सपोर्ट चाहिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इसके अलावा नर्सिंग प्रोसेस वो है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, मीन्स के एक मरीज़ को अगर किसी प्रॉब्लम के, किसी नर्सिंग डायग्नोस को हम कोई एक्शन लेते, कोई नर्सिंग केयर देते उसको पाकिस्तान के अंदर, तो उसी प्रॉब्लम के लिए वही वाला नर्सिंग केयर किसी और कंट्री के अंदर भी होना चाहिए। इसके अलावा ये सिस्टमिक प्रोसेस है कि एक सिस्टम वाइज ही चल रहा होता है कि सबसे पहले हम वही असेसमेंट करेंगे, डायग्नोजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। अब असेसिंग फेज के अंदर द नर्स कंप्लीट एन होलिस्टिक नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ द रीजन फॉर द encounter. The nurse collects subjective data and objective data using a nursing framework. Answer the question what is happening, actual problem or what could happen, potential problem. अब असेसिंग फेज के अंदर जब हम मरीज़ की असेसमेंट करते हैं तो हम होलिस्टिक तरीके से, बड़ी पोलाइट तरीके से पेशेंट की नीड को, फैमिली की नीड को, कम्युनिटी की नीड को देखते हैं। इसके अलावा हम मरीज़ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके क्वेश्चन को हम आंसर देते हैं कि क्या हुआ था, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और व्हाट कुड हैपन और पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट कंपोनेंट अगर हम बात करें नर्सिंग प्रोसेस की तो वो असेसमेंट है, जिसके अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। असेसमेंट इन्वॉल्व टेकिंग वाइटल साइन। इस असेसमेंट के अंदर हम वाइटल साइन देखते हैं कि हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन असेसमेंट करते हैं। परफॉर्मिंग हेड टू टू असेसमेंट, इसके अलावा हम असेसमेंट के अंदर हेड टू टू असेसमेंट करते हैं। लिसनिंग द पेशेंट कमेंट्स एंड क्वेश्चन अबाउट हिज हेल्थ स्टेटस, अगर मरीज़ इस दौरान असेसमेंट के दौरान कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको जवाब देते हैं।
ऑब्जर्विंग हिज रिएक्शन एंड इंटरेक्शन विद अदर, इसके अलावा हम मरीज़ की ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, उसका इंटरेक्शन या उसके बातचीत कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है। इट इन्वॉल्व आस्किंग पर्टिनेंट क्वेश्चन अबाउट हिज साइन ऑब्जर्वेबल इन सिम्टम नॉन ऑब्जर्वेबल इन लिस्टिंग केयरफुली टू आंसर टू द आंसर। इसके अलावा हम मरीज़ की ऑब्जर्वेबल जो साइन होते हैं वो देखते हैं, और इसके अलावा जो सिम्टम होते हैं जो मरीज़ हमें बता रहे होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर डेटा कलेक्शन के अंदर जो हमारे पास मॉडल है, जो तरीके, जो टूल्स है, वो क्लाइंट इंटरव्यू है, मरीज से इंटरव्यू लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, रिपोर्ट देखते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये भी सिस्टमिक डेटा कलेक्शन मेथड है, जिसके अंदर हम सेंस ऑफ साइट यूज़ करते हैं, मीन्स के देखते हैं, हियरिंग सुनते हैं, स्मेल एंड टच, ये वाले सेंस हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम, ताकि हमें हेल्थ प्रॉब्लम का पता चल जाए। 4 टेक्निक आर यूज, 4 टेक्निक यूज़ होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले इंस्पेक्शन के हम थ्रू आइस इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद हम पल्पेट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं पल्पेशन और परकजन, और आखिर में हम आस्कल्टेट करते हैं, सुनते हैं। तो ये वाले जो 4 टेक्निक है ये हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल। इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इज विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट डेट इज़ डन इन अ मेथोडोलॉजिकल एंड डिलिबरेटिव मैनर। ये हम इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, सिंपली ही मरीज़ को विजुअली एग्जामिन करते हैं। द क्लाइंट इज़ ऑब्जर्व फर्स्ट फ्रॉम अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन विद अ स्पेसिफिक अटेंशन टू डिटेल। हम क्लाइंट को पहले जनरल पॉइंट से नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं और उससे डिटेल लेते हैं। इफेक्टिव इंस्पेक्शन रिक्वायर एडिक्वेट लाइटनिंग एंड एक्सपोजर ऑफ द बॉडी पार्ट बीइंग ऑब्जर्व। इसके अलावा अगर हमने किसी एरिया को इंस्पेक्ट करना है, विजुअली एग्जामिन करना है, तो उसके लिए मस्ट एक वो जगह एक्सपोजर हो उस बॉडी पार्ट्स की, और एडिक्वेट लाइटनिंग भी हो। इंस्पेक्शन यूज टू डिटेक्ट, अब इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हमें हाइट का पता चल जाता है, वेट का, स्किन का, कलर का, स्किन रेशेस, और कोई दाग धब्बा है या कोई लीटन है स्कार का तो वो हमें नज़र आता है। सेकंड पेज पे हम आते हैं पल्पेशन पे। यूज़ द सेंस ऑफ टच टू असिस्ट टेक्सचर, हम स्किन की टेक्सचर को या किसी अर्गन के टेक्सचर को, इसके अलावा हम टेम्परेचर को, मॉइस्चर को, अर्गन लोकेशन और अर्गन के साइज़, इसको देखते हैं। वाइब्रेशन एंड पल्सेशन, इसके अलावा अगर कोई वाइब्रेशन है या पल्सेशन है या कोई स्वेलिंग है या नॉर्मल ग्रोथ है या कोई टेंडरनेस है, जो दबाने से दर्द होता है, वो हमें पल्पेशन के अंदर पता लग जाता है। Palpation requires a calm, gentle approach and is used systemically with light palpation preceding deep palpation and palpation of the tender area performed last. इसके अलावा पल्पेशन की भी स्पेसिफिक तरीके हैं, यानी हम काम और जेंटल तरीके से और सिस्टमिक तरीके से पल्पेशन हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम लाइट पल्पेशन करते हैं, मीन के मरीज़ को आहिस्ता से पल्पेट करते हैं, और उसके बाद हम डीप पल्पेशन पे चले जाते हैं। इसके अलावा हमें सबसे पहले पल्पेशन कहाँ पे करना चाहिए, नॉन टेंडर एरिया पे, मीन के जहाँ पे मरीज़ को दबाने से दर्द नहीं होता, हम सबसे पहले उस वाले एरिया को पल्पेट करेंगे, और सबसे लास्ट में हम टेंडर एरिया को, जहाँ पे दबाने से मरीज़ को दर्द होता है, उस वाले एरिया को हम सबसे लास्ट में पल्पेट करेंगे। पल्पेशन यूज टू डिटेक्ट, अब पल्पेशन हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए टेंडरनेस, इसके अलावा कि मरीज़ को कहाँ दबाने से दर्द हो रहा है, कहाँ पे पेन है, कहाँ पे रीबोन टेंडरनेस है, टेम्परेचर का हमें पता लग जाए, टेक्सचर का पता चल जाए, और इसके अलावा हमें पल्स का पता लग जाए। उसके बाद हम आते हैं परकजन। यूज शार्ट टेपिंग स्ट्रोक ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन टू क्रिएट वाइब्रेशन ऑफ द अंडरलाइंग अर्गन। हम क्या करते हैं कि मिडल फिंगर रखते हैं किसी स्पेसिफिक अर्गन के ऊपर, और उसको मिडल फिंगर से स्ट्रोक करते हैं, तो हमें डिफरेंट साउंड या डिफरेंट वाइब्रेशन फील होती हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर असेसिंग द डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड साइज ऑफ द अर्गन। हमें डेंसिटी के बारे में पता लग जाता है और अर्गन की साइज़ क्या है। इसके अलावा फॉरकजन हमें डिटेक्ट कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि अर्गन की लोकेशन क्या है। ऑस्कल्टेशन जो फिजिकल एग्जामिनेशन की लास्ट टेक्निक है, इन्वॉल्व लिसनिंग टू साउंड इन द बॉडी दैट आर क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ एयर और फ्लूइड। इसके अंदर हम हवा की मूवमेंट या जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, वो हम सुनते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज ऑस्कल्टेशन। एरिया मोस्ट अपन ऑस्कल्टेटेड इंक्लूड, हम लंग्स को ऑस्कल्टेट करते हैं, हार्ट को, एब्डोमेन को एंड ब्लड वेसल को। ऑस्कल्टेशन यूज टू लिसन टू साउंड प्रोड्यूस बाय कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट के कोई साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो हम सुनते हैं ऑस्कल्टेशन से, या रेस्पिरेटरी जीआई सिस्टम के ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये हम सुनते हैं थ्रू ऑस्कल्टेशन।
इंट्यूशन जो सिक्स सेंस है, use of insight, instinct, and clinical experience to make clinical judgment about the client. Intuition play a role in the nurse's ability to analyze cues rapidly, make clinical decision, and implement nursing action even though assessment data may be incomplete or ambiguous. इंट्यूशन जो रिसेंटली सिक्स सेंस डिस्कवर हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हम इल्हाम हुई करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम मरीज को है तो इसको ये वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब हमारे जो सिक्स सेंस है वो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, वो एम्बिगियस भी हो सकते हैं, वो मीन्स कि वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन वो नर्स की अपनी जजमेंट होती है। इंसाइट और इंस्टिंक्ट उसकी अपनी जजमेंट होती है। डायग्नोसिंग फेज के अंदर हम आते हैं तो नर्सिंग डायग्नोज रिप्रेजेंट द नर्स क्लिनिकल जजमेंट अबाउट एक्चुअल और पोटेंशियल पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस अकरिंग विद द इंडिविजुअल फैमिली और ग्रुप और कम्युनिटी। मरीज के साथ जो एक्चुअल क्लिनिकल प्रॉब्लम है या जो नर्स की जजमेंट है रिलेटेड टू क्लिनिकल, उसको हम कहते हैं दिस इज नर्सिंग डायग्नोज। हो या तो एक्चुअल होगा कि मरीज के साथ अभी ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहा है, या पोटेंशियल है कि मरीज को ऐसी कोई बीमारी है या ऐसी कोई कंडीशन है जिसके रिस्क फैक्टर या जिसकी पोटेंशियल या बाद में इस मरीज को ये वाला मसला हो सकता है। इज डिफाइंड बाई द नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोसिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल। निंडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नर्सिंग डायग्नोज को डिफाइन किया कि नर्सिंग डायग्नोज आर क्लिनिकल जजमेंट अबाउट एक्चुअल आर पोटेंशियल इंडिविजुअल फैमिली आर कम्युनिटी एक्सपीरियंस आर रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम आर लाइफ प्रोसेस। मीन्स के लाइफ के अंदर कोई प्रोसेस चल रही है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ के अंदर, या इंडिविजुअल के साथ कोई पोटेंशियल इक्वल प्रॉब्लम है, नर्स की वो क्लिनिकल जजमेंट को हम कहते हैं दिस इज नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके अलावा नंडा वालों ने हमें कहा है कि नर्सिंग डायग्नोसिस यूज टू डिफाइन द राइट प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट एंड ड्राइव इंटरवेंशन एंड पेशेंट आउटकम। कि नर्सिंग डायग्नोज वो है जो कि राइट नर्सिंग केयर प्लान को डिफाइन करें और पेशेंट की जो नीड है और जो पेशेंट की इंटरवेंशन है वो हम उसको दे ताकि हमें आउटकम मिल जाए और पेशेंट का प्रॉब्लम ख़त्म हो। नर्सिंग डायग्नोज डिफरेंट होते हैं मेडिकल डायग्नोज से, क्योंकि मेडिकल डायग्नोज विच रिफर टू अ डिजीज प्रोसेस, उसके अंदर हम बीमारी की बात कर रहे हैं, इज मेड बाई फिजिशियन, उसको डॉक्टर बना रहे हैं, एंड विल बी ए कंडीशन दैट ओनली अ डॉक्टर कैन ट्रीट, और ये वो कंडीशन होती है जिसको सिर्फ डॉक्टर ट्रीट करते हैं। अगर हम अपोजिट नर्सिंग डायग्नोज की बात करें तो डिस्क्राइब अ क्लाइंट फिजिकल आर सोशल कल्चरल साइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स टू इलनेस आर पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इसके अलावा फॉर एज लॉन्ग एज डिजीज इज प्रेजेंट, जब मेडिकल बीमारी वही प्रेजेंट होती है, मेडिकल डायग्नोज प्रेजेंट होता है तो वो कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन नर्सिंग डायग्नोज चेंज होती रहती है। ये क्लाइंट के रिस्पॉन्स चेंज होती है तो हमारी नर्सिंग डायग्नोज भी चेंज होती है। इसके अलावा जो दूसरे मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोज में डिफरेंस है, मेडिकल डायग्नोज डॉक्टर बनाते हैं, उसको ट्रीट डॉक्टर करते हैं। नर्सिंग डायग्नोज को नर्सिंग बनाते हैं और उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नर्सिंग ही एक्शन लेते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस इज ट्रीटेबल व्हाइल नर्सिंग डायग्नोसिस केयरेबल। यानी मेडिकल डायग्नोस क्यूरेबल है, उसका इलाज ज़रूरी है, इलाज से ठीक होगा, और जो नर्सिंग डायग्नोज है वो केयरेबल है, वो हम नर्स केयर देते हैं तो नर्सिंग डायग्नोज ट्रीट हो जाते हैं। प्लानिंग फेज की अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिश क्लाइंट गोल आउटकम वर्किंग विद द क्लाइंट टू प्रिवेंट रिड्यूस और रिजोल्व प्रॉब्लम। प्लानिंग फेज के अंदर हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमने इस मरीज़ के लिए क्या करना है, क्या हमने इंटरवेंशन देनी है, क्या गोल हमें अचीव होना है, क्वालिटी के लाइफ को हमने इम्प्रूव करना है। इसके अलावा पेशेंट की नीड क्या है और उसके लिए हमने प्रॉपर नर्सिंग केयर सेट किया है वो क्या होना चाहिए उस मरीज़ के लिए, तो ये हम डिसाइड करते हैं एडवांस में, उसको हम कहते हैं दिस इज़ प्लानिंग। प्लानिंग के स्टेप होते हैं कि आइडेंटिफाई क्लाइंट गोल, के हमें क्लाइंट के गोल को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद हम टास्क बनाते हैं कि उससे हमारे गोल मिल जाए, उसके बाद डिटरमाइन डिसाइड रिसोर्सेज नीड टू इम्प्लीमेंट टास्क। मीन्स कि हमारे पास जो अपने प्लान बनाए उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, और इसके बाद हम क्या करते हैं फाइनलाइज प्लान को फाइनलाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और उसके बाद उस प्लान को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे प्रोसेस के अंदर। टाइप्स ऑफ गोल की अगर हम बात करें तो एक शॉर्ट टर्म गोल है जो कि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम अचीव करना चाह रहे होते हैं लेस देन 1 वीक, और एक को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल, और लॉन्ग फिर हम यूजुअली और वीक्स और मंथ के अंदर हम अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। इम्प्लीमेंटिंग या इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया होता है प्लानिंग के अंदर, उस वाले प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और नर्स इसके अंदर इंटरवेंशन करते हैं, सेलेक्टेड इंटरवेंशन जो हमने डिसाइड किया है ताकि हमें हमारे गोल मिल जाए।
मीन्स क्या, हमने अप्लाई के अंदर अगर हमने डिसाइड किया कि हमने इस मरीज़ को फ़ीवर है, हमने नर्सिंग डायग्नोज फ़ीवर बनाया है और उस फीवर के लिए हमने डिसाइड किया कि हम मरीज़ को कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इस इम्प्लीमेंटिंग फेज़ के अंदर हम वो कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। या अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हमने मरीज़ को अनड्रेस करना है, तो इम्प्लीमेंटिंग फेज़ के अंदर हम मरीज़ को अनड्रेस कर देते हैं। तो ये वाला फेज़ होता है वर्किंग फेज़, जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग फेज़। Evaluation is defined as the judgment of the effectiveness of nursing care to meet client goal। इसके अंदर हम अपनी जो नर्सिंग प्लान होते हैं या जो नर्सिंग प्रोसेस होते हैं उसको जज कर रहे होते हैं कि उसकी अच्छाई कितनी है, क्या क्लाइंट की नीड या गोल हमें अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन दिस phase, nurse compare the client behavior response with predetermined client goal and outcome criteria। यानी हमारे नर्सिंग केयर से, नर्सिंग प्रोसेस से पहले मरीज़ की क्या सिचुएशन थी, प्रॉब्लम किस तरह था, और अब उस प्रॉब्लम के अंदर कितनी बेहतरी आई है, ये हम जज करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ इवॉल्वेशन। अगर हम इवॉल्वेशन की बात करें तो फाइनल स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है इज क्रूशियल टू डिटरमाइन वेदर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस द क्लाइंट कंडीशन आर विल बीइंग इम्प्रूव। ये बहुत क्रूशियल यानी बहुत इम्पोर्टेंट फेज है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने नर्सिंग प्रोसेस बनाया उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या मरीज़ की कंडीशन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आई। द नर्स अप्लाई ऑल दैट इज़ नाउन अबाउट अ क्लाइंट एंड द क्लाइंट कंडीशन एज वेल एज एक्सपीरियंस विद प्रीवियस क्लाइंट टू इवॉल्वेट वेदर नर्सिंग केयर वाज इफेक्टिव। इसके अलावा इस स्पेस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया है और नर्सिंग केयर दी है, ये मरीज़ के लिए इफेक्टिव है। द नर्स कंडक्ट इवॉल्वेशन मेजर टू डिटरमाइन इफ एक्सपेक्टेड आउटकम आर मीट। अगर इस पेज के अंदर नर्स देखता है कि जो उसके गोल है या आउटकम है वो अगर हासिल हो रहे हैं, नॉट द नर्सिंग इंटरवेंशन, अगर नहीं मिल रहे उसको वो वाले आउटकम, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने नर्सिंग प्रोसेस को रिपीट करते हैं और उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। The expected outcome are the standard against which the nurse judge if goal have been met and thus if care is successful। जो expected outcome होते हैं या जो हमारे गोल होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं कि मरीज़ को हमने जज किया, उसका डायग्नोज बनाया, उसके लिए प्लानिंग की, उस प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया, क्या वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ये प्रोसेस हम करते हैं या ये जजमेंट या ये इवॉल्वेशन हम करते हैं इवॉल्वेटिंग फेज़ के अंदर। इवॉल्वेशन के पर्पज़ क्या होती है कि हमें फीडबैक मिल जाए मरीज़ के, इसके अलावा हम प्रॉब्लम को कंट्रोल करें और इसके अलावा हम रिसर्च करें और इंटरवेंशन करें। कि इवॉल्वेशन के अंदर अगर हमने देखा कि मरीज़ के लिए जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है, उससे गोल आउटकम नहीं मिल रहे, तो हम इंटरवेंशन के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। ये पर्पज़। नर्सिंग प्रोसेस की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या पर्पज़ है, ताकि हमें पता लग जाए कि हेल्थ केयर नीड्स, मरीज़ के हेल्थ से रिलेटेड क्या नीड है। डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ केयर गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, ताकि हम प्रायोरिटाइज करें मरीज़ के प्रॉब्लम को और उसके गोल को हासिल करें। इस्टेब्लिश नर्सिंग केयर प्लान टू मीट क्लाइंट सेंटर नीड। इसके अलावा हम नर्सिंग केयर प्लान इसलिए बनाते हैं कि हमें मरीज़ की जो बेसिक नीड है, जो उसकी ज़रूरी नीड है, वो मिल जाए। प्रोवाइड नर्सिंग इंटरवेंशन डिज़ाइन टू मीट दीज नीड। इसके अलावा हम नर्सिंग इंटरवेंशन डिज़ाइन करते हैं ताकि मरीज़ की वो गोल, वो नीड ख़त्म हो जाए। इवॉल्वेट द इफेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर, और इसके अलावा हम नर्सिंग केयर की इफेक्टिवनेस को इवॉल्वेट करते हैं। तो ये नर्सिंग प्रोसेस की। फॉर मोर वीडियो विजिट नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। थैंक यू।